नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। सबसे पहले तो आपका स्वागत करता हूं हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। चलिए जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की सीरीज। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश का सबसे अच्छा स्रोत है। सबसे अच्छा स्रोत मतलब कहना ये चाह रहा है जो ऊर्जा की खपत कम करता है। भाई जो ऊर्जा की खपत कम करेगा वो अच्छा स्रोत होगा। ठीक है, तो भाई एलईडी, फिलामेंट लैम्प, सीएफएल, फ्लोरेंस लैम्प। देखो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए भाई, ठीक है, तो आंख बंद करके एलईडी पे निशान लगा जाना। विद्युत बल्ब भी होगा ऑप्शन में, तब भी एलईडी पे ही लगाना है, क्योंकि ये सबसे कम ऊर्जा की खपत करता है। इसको इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आए तो भाई आपको कहाँ निशान लगाना है, एलईडी पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अच्छा, इसका आंसर है, देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंभीर बीमारियों पर लागू होने वाले लक्षणों की पहचान करें। ठीक है, मतलब जो गंभीर बीमारी होती है, रिकवरी धीमी होती है, बिल्कुल सही। बीमारियां लंबे समय तक चलती हैं, ये भी बिल्कुल सही। गंभीर बीमारियों के परिणाम स्वरूप मृत्यु भी हो सकती है, ये भी सही है। ठीक है, सामान्य स्वास्थ्य पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ता, भाई ये गलत है। भाई गंभीर है बीमारी तो भाई प्रभाव तो डालेगी। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा इसका, बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक उभयलिंगी फूल मतलब ऐसा फूल जिसमें दोनों लिंग होना चाहिए, मादा भी और नर भी, मतलब पुमंग भी होना चाहिए और जायांग भी होना चाहिए। ठीक है, तो भाई आप देख लो, पहले ऑप्शन में, दूसरे, तीसरे, चौथे में, सभी में आपको कहीं पुमंग जायन एक साथ दिख रहा है क्या। बिल्कुल, सी में देखो पुमंग भी है, जायांग भी है, एंड्रोसियम भी है, जीनोसियम भी है, दोनों। तो आंसर आएगा आपका सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक निश्चित पैटर्न में एक ही खेत में एक साथ दो या दो से अधिक फसलों का उगाना। भाई एक ही समय में या एक साथ दो या दो से अधिक अगर आप फसल उगाओगे तो वो अंतर फसल कहलाता है, इंटरक्रॉपिंग। ठीक है, भाई दो या दो से अधिक फसलों का उत्पादन कर रहे हो आप एक खेत में, तो वो क्या कहलाता है, आपका अंतर फसल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा द्विपार्श्व सममिति जीव है। द्विपार्श्व मतलब जिसको दो भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं बराबर। भाई जैसे ये अपना शरीर, ये अपना सिर हो गया भैया, ये गर्दन, ये दोनों हाथ, ये दोनों पैर। अगर मैं बोलूं कि भाई यहाँ बीच में से काटना स्टार्ट करो, भाई आप अगर यहाँ बीच में से काटना स्टार्ट करोगे तो दो बराबर हिस्से मिलेंगे। भाई मिलेंगे ना, इधर एक हाथ एक पैर इधर, एक हाथ एक पैर इधर। ठीक है, आधा धड़ इधर आधा धड़ इधर, एक आंख एक आंख, एक कान, सब आपको दो बराबर हिस्से मिलेंगे, तो वो क्या होता है आपका द्विपार्श्व। ठीक है, तो साइकोन, हाइड्रा या स्टारफिश वगैरह ये बिल्कुल भी द्विपार्श्व नहीं होती है। आप इनके भाई जो इमेज है वो आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हो। अगर इनको बीच में से काटेंगे तो क्या दो बराबर हिस्से मिलेंगे, बिल्कुल नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, केचुआ, हाँ भाई इसको आप काटोगे तो दो बराबर हिस्से आपको मिलेंगे। आया समझ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक गोताखोर एक स्विमिंग पूल को पार करने में सक्षम है। मैंने कोई गोताखोर है वो स्विमिंग पूल को आसानी से पार कर सकता है, सक्षम है, तो इसका क्या कारण हो सकता है। ठीक है, पानी में अंतराणु का आकर्षण बल अधिक है। भाई अगर पानी के अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिक होगा तो वो आसानी से पार नहीं कर सकता। भाई अंतराणु बल कम है, बिल्कुल फिर कर सकता है आसानी से। अगर कण लगातार गति कर रहे हैं भाई, अगर पानी में वेग है तो आप आसानी से पार नहीं कर सकते। आया ना समझ में, तो इसका आंसर आएगा बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वाहन के पश्च दृष्टि दर्पण यानी जो साइड मिरर होते हैं भाई आपके, जिसका उपयोग करते हैं ना पीछे देखने के लिए हम। ठीक है, उत्तल दर्पण लगे होते हैं ना भाई साइड वाले कांचों में, तो जो पीछे वाला प्रतिबिंब देखना है कि भाई कोई सा वाहन आ रहा है क्या पीछे, तो उसमें जब भी आप प्रतिबिंब देखोगे तो कैसा होना चाहिए भाई, हमेशा छोटा होना चाहिए और एकदम सीधा होना चाहिए। भाई अगर प्रतिबिंब बड़ा है तो आपके कांच में ही नहीं दिखेगा, दर्पण में ही नहीं दिखेगा। अगर उल्टा होगा तो समझ में ही नहीं आएगा, इसलिए छोटा सीधा होना चाहिए बिल्कुल। ठीक है, तो आंसर आएगा आपका डी। अगला क्वेश्चन, वायुमंडलीय नाइट्रोजन, ये आपकी वायुमंडलीय नाइट्रोजन भाई क्या बोलते हैं इसको, N2। तो N2 जो होती है भाई, इसके अणुओं के बीच में कौन सा अणु होता है भाई, तीन आबंध होते हैं भाई। ठीक है, अच्छा ये O नहीं है भाई, ये आपका नाइट्रोजन ही है, मैंने ऑक्सीजन लिख दिया, ये नाइट्रोजन है आपका। ठीक है, नाइट्रोजन के अणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, त्रि आबंध होते हैं, और त्रि आबंध को तोड़ना बहुत मुश्किल है। इसलिए पेड़ पौधे या पशु इसका उपयोग नहीं कर सकते, नाइट्रोजन का डायरेक्टली इसका उपयोग नहीं कर सकते। हाँ यौगिक के रूप में आप कर सकते हो। यौगिक के रूप में कहने का मतलब ये है कि नाइट्रोजन को भाई अगर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवा दी जाए, ठीक है, तो भाई ये आपका बन जाएगा NO2। आया समझ में। ठीक है, या वहीं आप इसकी क्रिया करवा दो फिर से ऑक्सीजन के साथ, तो एक और यौगिक बनता है NO3, नाइट्रेट और नाइट्राइट।
तो भाई कोई भी पौधे हैं या जो पशु वगैरह हैं जो नाइट्रोजन का उपयोग डायरेक्टली नहीं कर सकते, वो किस रूप में करते हैं फिर? नाइट्रेट के रूप में और नाइट्राइट के रूप में। सबकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है भाई, जैसे पेड़ पौधे, पेड़ पौधे में भाई सबसे ज्यादा जरूरत नाइट्रोजन की ही होती है भाई। जैसे मिट्टी में 16 उर्वरक तत्व होते हैं, जिसमें से भाई 3 तो क्रांतिक तत्व होते हैं आपके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। लेकिन नाइट्रोजन भाई क्रांतिक तत्व है, पेड़ पौधों को चाहिए ही, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन भाई डायरेक्टली उपयोग तो वो कर ही नहीं सकते, फिर कहां से मिलाएंगे? तो भाई उनको यौगिक के रूप में देना पड़ता है। जैसे भाई नाइट्रोजन का यौगिक सबसे अच्छा, सबसे उर्वरक के रूप में सबसे अच्छा यौगिक कौन सा होता है? यूरिया होता है। 46% नाइट्रोजन होती है उसमें, ठीक है, जिसको सबसे पहले वुलहर ने बनाया था। तो नाइट्रोजन भाई यौगिक के रूप में दी जाती है, और वो यौगिक कौन से? नाइट्रेट और नाइट्राइट। तो आप याद रखोगे इसको, हम लोग या कोई भी पेड़ पौधे इसका डायरेक्टली उपयोग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसके अणुओं के मध्य जो बल लगता है बहुत मजबूत होता है, त्रिआबंध होता है, जिसको तोड़ नहीं सकते हम, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गर्मियों के मौसम में घर की ऊपरी और बाहरी सतह को सफेद देख लो। अभी मैंने बताया था भाई हमारी पिछली क्लास में, 2 सतह होती है, काली और सफेद, ठीक है। तो सफेद रंग दिया जा रहा है, इसका मतलब ये क्या है भाई? ये काफी लेट गर्म होती है। लेट गर्म होती है मतलब ये उष्मा को अवशोषित बहुत कम करती है, उसको परावर्तित कर देती है टेम्परेचर को, इसलिए भाई उसका कलर कर देते हैं, ठीक है। तो आंसर ए आएगा इसका। अगला क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन खालिस्तान की क्रिया से पूरा होता है भाई, ठीक है। यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा तीनों का जो पाचन है, ये भाई किसकी क्रिया से पूरा होता है? तो आपने एक जठर रस सुना होगा, गैस्ट्रिक जूस जिसको बोलते हैं, या भाई अपन यहाँ पे उसको आंत्र रस बोल सकते हैं, ठीक है। तो आंत्र रस जो होता है भाई, ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन की क्रिया में सक्षम होता है, पूरी की पूरी क्रिया इसी की मदद से होती है आपके। तो आंसर इसका आएगा ए। अगला क्वेश्चन, कुछ लवण वातावरण से जल को अवशोषित करते हैं और उनमें घुल जाते हैं। तो भाई ये कौन सी विशेषता होती है उनकी? तो ये प्रस्वेदन होती है भाई। प्रस्वेदन एक प्रक्रिया का नाम है, एक प्रोसेस का नाम है, जिसमें लवण वातावरण के जल को अवशोषित करके उसमें घुल जाते हैं, ठीक है। तो वो उनकी जो विशेषता क्या कहलाती है? प्रस्वेदन। तो आपको याद रखना है भाई, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, एक रासायनिक परिवर्तन की विशेषताओं के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें। भाई मैंने पहले ही बताया, 2 परिवर्तन होते हैं, एक भौतिक और दूसरा रासायनिक, ठीक है। तो भाई भौतिक जिसमें पुरानी अवस्था आ जाए, और अगर पुरानी अवस्था नहीं आ रही है तो वो कौन सा परिवर्तन होगा? रासायनिक, ठीक है। भाई जैसे आपने बैंगन है, आलू है, इनको काट के सब्जी बना दिया, और सब्जी बनाने के बाद बोलते हो कि हमको वैसा की वैसा बैंगन चाहिए, वैसा की वैसा हमको आलू चाहिए, तो क्या संभव है क्या भाई? नहीं है। तो वो रासायनिक परिवर्तन हो गया, ठीक है। तो भाई इसके लिए कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर देखते हैं भाई, सी, अभिक्रिया के दौरान उष्मा पैदा करना। तो ये बिल्कुल भाई गलत है। अभिक्रिया भाई होगी तो उसमें उष्मा कहां से पैदा हो जाएगी भाई? है ना सर जी? बल्कि उष्मा तो और उसमें लगेगी, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, मानव कान के लिए श्रव्य आवृत्ति की सीमा कितनी होती है? हमारे कान कितनी आवृत्ति की ध्वनि सुन सकते हैं भाई? 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में हम सुन सकते हैं। 20,000 से अधिक ध्वनि की आवृत्ति होगी तो कान के पर्दे फट जाएंगे, और 20 से कम तो सुनाई ही नहीं देते हैं। जैसे हृदय की धड़कन 20 से कम आवृत्ति होती तो सुन सकते हो भाई? आप नहीं सुन सकते। हाँ, अगर मोहब्बत है भाई वो बात अलग होती है, ठीक है, बाकी समझदार हो आप, ठीक है। आंसर देखते हैं भाई इसका, सी, 20 से 20,000 हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन, 2 आवेशित निकाय को 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। भाई कोई आपके पास 2 तार हैं उदाहरण के तौर पे, ठीक है, ये आपका एक तार ये हो गया और एक तार ये हो गया, इनके बीच की दूरी कितनी है भाई? 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो उन दोनों के बीच कौन कौन से बल काम करते हैं भाई? गुरुत्वीय बल बिल्कुल काम करेगा भाई, पृथ्वी तो खींचेगी ना भाई, पृथ्वी को क्या मतलब, वो तो लगातार भाई अपनी ओर आकर्षित करेगी। स्थिर बल बिल्कुल, क्योंकि दोनों भाई रखे हुए हैं तो उनके बल स्थिर भी लग रहा है। और दूसरा विद्युत बल, क्योंकि भाई वो आवेशित हैं तो ऑलरेडी विद्युत बल तो लगेगा ही। तो भाई गुरुत्वीय, स्थिर और विद्युत तीनों बल लगते हैं। ऑप्शन है बिल्कुल सही। अगला, एक प्रयोगात्मक सेटअप में दिए गए पदार्थ जैसे नारियल का तेल, अंडे की सफेदी, साधारण नमक और रेत 250 मिलीमीटर वाले 4 बीकरों में पानी के साथ अच्छी तरह से मिश्रित किए गए हैं। उनमें से कौन सा टिंडल प्रभाव दिखाएगा? सबसे पहले तो टिंडल प्रभाव क्या है आप ये समझो, ठीक है। टिंडल प्रभाव का मतलब होता है भाई, उदाहरण के तौर पे जैसे आपने आपके घर या मकान देखे होंगे पुराने समय वाले, जिसके ऊपर कबेलू रखे होते थे,
भाई जो गांव वाले हैं वो तो समझ जाएंगे कबेलू क्या होते हैं, ठीक है। वो मिट्टी के बने होते थे ना भाई, उनको पका के, जैसे ईंट कच्ची बनती फिर पकाई जाती है, तो वैसे ही कबेलू रखे जाते थे भाई पहले घरों पे। लेकिन कहीं कहीं भाई अगर कोई सा छिद्र है, छेद है, तो वहां से जब प्रकाश आता है हमारे घर के अंदर, तो वो प्रकाश जो आता है उसमें आप ध्यान से देखोगे तो आपको धूल मिट्टी के कण उड़ते हुए आपको दिखेंगे, दिखेंगे ना। तो वो कहलाता है टिंडल प्रभाव, यानी प्रकाश में उन कणों का दिखाई देना, वो आपका आराम से टिंडल प्रभाव कहलाए, प्रकाश दिख रहा है आपको, ठीक है। भाई जैसे आप कोई से गहरे जंगल में जा रहे हो, और जंगल में आपको सूर्य दिखाई नहीं देगा, लेकिन सूर्य की किरणें आती हुई आपको दिखाई देती हैं, तो वो आपका टिंडल प्रभाव हो गया। आया समझ में। तो नारियल का तेल इसमें तो संभव नहीं है भाई। अंडे की सफेदी साधारण नमक, नमक में भी भाई संभव नहीं है, पूरी तरह से वो घुल जाएगा, बिल्कुल नहीं दिख पाएंगे। रेत बिल्कुल नहीं दिख पाएगी। अंडे की सफेदी आपका यहाँ पे आंसर होगा, ठीक है, अंडे की सफेदी। अच्छा ये 20 मिलीमीटर जल, मिलीलीटर जल और 20 मिली लीटर या मिलीग्राम, भाई ये सिर्फ आपको घुमाने के लिए दिया है। 200 की जगह वो 300 भी रख सकता है, यहाँ पे क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। और 20 की जगह 10 भी ले सकता है, 30 भी ले सकता है वो। आया समझ में। तो यहाँ पे आपको सिर्फ टिंडल प्रभाव समझ में आना चाहिए, ऑप्शन आप वैसे ही बता दोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, समुद्री समीर कब चलती है? समुद्री समीर, समीर या इसको हम दिन समीर भी बोल सकते हैं। आया समझ में, ठीक है। जैसे दो धारा होती है ना भाई, एक एक दिन के समय में चलने वाली, एक रात के समय में चलने वाली होती है, ठीक है, दो बार होती है ना। अब एक समुद्री समीर, या आप इसको जल समीर भी बोल सकते हो। समुद्री समीर मतलब जल समीर कुल मिला के, ठीक है। भाई जैसे ये उदाहरण के तौर पे ये आपका जल हो गया, ठीक है, ये आपका क्या हो गया? जल हो गया। और ये क्या हो गया आपका भाई? थल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे भाई ये आपका ऊपर में सूर्य बना देता हूं, ये आपका सूर्य है। सूर्य का प्रकाश यहाँ पे पड़ रहा है एकदम लंबवत, और यहाँ पे कैसा पड़ रहा है भाई? आपका क्षैतिज। तो दोनों में जल्दी गर्म कौन होगा भाई? जल या स्थल? जल्दी बताओ। स्थल होगा ना जल्दी गर्म, ठीक है। तो स्थल गर्म होगा तो स्थल की वायु कहाँ चलने लगेंगी? ऊपर की ओर चलने लगेंगी। तो यहाँ का भाई वायु का स्थान क्या हो चुका है? खाली। तो भाई यहाँ स्थान भराना चाहिए ना वायु का, तो इस दिशा से वायु यहाँ चलने लगती है तुरंत, यहाँ की जगह को भाई पूर्ण करने लगती है। आया ना समझ में। तो भाई देखो, समुद्र से स्थल की ओर, समुद्र से स्थल की ओर, ये हो गई आपकी समुद्री समीर। तो भाई ये कब चल रही है भाई? दिन के समय में चल रही है ना भाई। सूर्य कब? दिन में ही निकलता है ना आपका। आया समझ में। तो समुद्री समीर की तो बात कर रहा है भाई, तो आपका जो आंसर है वो क्या होना चाहिए? दिन के दौरान। आ गया समझ में। और रात में जस्ट उल्टा हो जाएगा आपका, स्थल समीर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक सजातीय मिश्रण है? सजातीय मिश्रण, देखो मिश्रण जो दो होते हैं, एक सजातीय और एक विजातीय। सजाती मतलब जैसे आपने पानी में भाई चीनी घोला, शक्कर घोला, ठीक है। अब चीनी घुल गई, आपने अच्छी तरह से उसको मिला दिया पानी में, तो आप 5 मिनट बाद देखोगे क्या पानी और चीनी दोनों अलग अलग दिख जाएगी आपको? नहीं दिख सकती, वो चीनी पूरी तरह से घुल चुकी है, तो वो सजाती मिश्रण हो गया। लेकिन वहीं आपने भाई पानी के अंदर पत्थर डाल दिया, रेत डाल दिया, तो आप कितना भी मिलाओगे भाई, रेत और पानी दोनों अलग अलग आपको दिख जाएगा। या पानी के अंदर आपने तेल डाल दिया, ऑयल डाल दिया, तो पानी और ऑयल दोनों अलग अलग दिखेगा, तो वो विजाती हो गया। तो सजाती भाई आप याद रखोगे ऑप्शन सी, पानी और चीनी। अगला क्वेश्चन, दिया गया दूरी समय ग्राफ दर्शाता है। ये आपको भाई समय ग्राफ दिया हुआ है, ये आप ध्यान से समझोगे भाई, ठीक है। ये क्वेश्चन हालांकि मैं पहली क्लास में समझा चुका हूं भाई। ये आपका टाइम वाला हो गया, और ये आपका दूरी वाला हो गया, ठीक है। उदाहरण के तौर पे यहां से कोई वस्तु चलना प्रारंभ हुई, यहां से, और वो मान लो यहां तक इस प्रकार से जाती है, और वो यहां तक पहुंची। तो ध्यान से देखो भाई, यहां से इतना टाइम भी बढ़ा है, और यहां से इतनी दूरी भी बढ़ी है, दोनों बढ़ रही है भाई। समय भी बढ़ रहा है, दूरी भी बढ़ रही है, मतलब वस्तु गतिमान है। आया समझ में। वस्तु क्या है भाई? आपकी गतिमान है। लेकिन 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 यहां से वस्तु एकदम सीधी दिशा में चलने लगी है। ध्यान से देखो भाई, इस दिशा में चल रही है, मतलब यहां से लगातार टाइम तो बढ़ा, लेकिन क्या दूरी बढ़ी है क्या भाई? नहीं बढ़ी। मतलब वस्तु यहां से यहां तक चलती आई, और यहां की वो वस्तु क्या हो चुकी है भाई? एकदम खड़ी हो चुकी है। खड़ी हो चुकी है, और खड़े हुए उसको कितना समय हो चुका है? मान लो 10 मिनट हो गया खड़े हुए। तो भाई समय तो देखो बड़ा है ना आपका, 10 मिनट, लेकिन क्या दूरी तय करा है क्या? नहीं करा। मतलब दूरी नहीं तय किया, मतलब वो खड़ा हुआ है भाई।
आया समझ में? तो आंसर क्या आएगा? सी, विश्राम पर है, वो स्थिर है। आ गया समझ में? ठीक है, अगला क्वेश्चन। न्यूरॉन के दिए गए चित्र में 1 2 3 4, भाई आपकी तंत्रिका कोशिका है। न्यूरॉन का एक भाई चित्र दे दिया गया है, इसमें लिख दिया है 1 2 3 4, ये है क्या? तो सबसे पहले एक जो है भाई आपका ये सेल बॉडी होती है, कोशिका पिंड इसको बोलते हैं। दो जियाओ, इसको हम बोलते हैं भाई डेंड्राइट्स। ठीक है, दो तंत्रिका कोशिका जब आपस में जुड़ती है तो इन्हीं की मदद से जुड़ती है, एक दूसरे को मैसेज पहुंचाने का काम करते हैं डेंड्राइट्स। और 3 नंबर पे इसको एक्सॉन बोलते हैं भाई, हम तंत्रिका कक्ष भी बोलते हैं। और जो सब लास्ट में 4 दिया उसको हम नर्व एंड बोलते हैं, नर्व एंडिंग। हमारी जो तंत्रिका कोशिका है उसका एंड होता है वो वाला भाग। ठीक है, तो आंसर ही जाएगा इसका बी। लास्ट क्वेश्चन आज का। एक आयन एक्स के ऊपर 2+, यानी भाई सबसे पहले तो आपके पास कोई एक परमाणु है। ठीक है, और यहां पे आपके पास कोई एक परमाणु है, कोई भी एक परमाणु है, जैसे यहां पे उसने दिया x, कितना दिया उसने? +2। देखो भाई +2 का मतलब होता है उसने कितने इलेक्ट्रॉन दिया है? 2। और अगर यहाँ पे होता -2 मतलब कितने इलेक्ट्रॉन लिया है? 2। प्लस मतलब दिया है और माइनस मतलब लिया है। तो कितना है आयन? +2 मतलब कितने दिया होगा? 2 उसने दिया होगा। कितने इलेक्ट्रॉन दिया होगा? 2। और ऑलरेडी वो लिख के कितना दे रहा है भाई आपको? 18 वो लिख के दे रहा है। यहाँ पे देखो कितना लिख के दिया? 18। 18 तो वर्तमान में है और कितने दे चुका है वो? 2। तो 18 और 2 कितने हो गए भाई आपके पास? 20। यानी उस परमाणु के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे भाई? 20 थे। तो जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं। तो ऐसा कौन सा तत्व है जिसमें इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन 20 होते हैं? जल्दी भाई आप बताओ इसको। अच्छा, इसका तो आपको आंसर बताना पड़ेगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, इसका भाई आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आ गया समझ में? भाई इसका जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कितना है। भाई ऐसा परमाणु बताना है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 20 होती है। आ गया समझ में? ठीक है, धन्यवाद।